हेलो एवरीवन, दिस साइड मानसी चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक। तो टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपनी पीजी क्वालिफाई किया 2024 में। देन साथ ही साथ मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है और नाउ टाइम आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करती हूँ तो इसमें सबसे की पॉइंट है डिमांड। डिमांड क्या होती है, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आपका डिज़ायर क्या होती है, उसके बाद वांट क्या होती है, उसके बाद आपकी डिमांड क्या होती है। तो फर्स्ट, आपकी डिज़ायर। डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ भी जो आपको मिल ही नहीं सकती, बट वो आपकी डिज़ायर है कि आपको वो चाहिए। लाइक BMW चाहिए आपको, बट यू नो आपके पास इतनी मनी नहीं है कि आप BMW परचेज कर सकें। ओके, देन आती है आपकी वांट्स। वांट्स आ जाती है कि आप खरीद सकते हैं उन चीज़ों को और आपको उनकी ज़रूरत भी है, या आप चाहते हैं उन्हें खरीदना और खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, उतनी मनी भी है। इट्स वांट। बट अभी भी ये डिमांड नहीं है। ये डिमांड कब होगी, जब आपको वो चीज़ चाहिए भी, वो आपकी वांट भी है, एज वेल एज आप उसके लिए पे करने के लिए विलिंग भी हैं। तो ये दोनों कंबाइंड होके बनेंगी आपका डिमांड। ओके, दैट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। आपको डिमांड कंफर्म हो गया है, अब हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। पढ़ते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ये पॉइंट आपको डिनोट करना होगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ये कहता है कि अदर थिंग्स इक्वल रहें, द डिमांड फॉर ए गुड एक्सटेंड्स विद ए फॉल इन प्राइस। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड एक्सटेंड होगी, एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन प्राइस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो वर्ड मैंने हाईलाइट करे हैं, एक्सटेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, और एक हाईलाइट करा है अदर थिंग बीइंग इक्वल। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इससे आगे पढ़ते हैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। रियल जो लॉ ऑफ डिमांड है यही बोलता है कि किसी वस्तु के प्राइस में और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब हम किसी वस्तु का प्राइस बढ़ाएंगे, किसी प्रोडक्ट का या वस्तु का, उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसा ही इसके अपोजिट होगा, अगर हम प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड इतना कहता है, बट इसे समझने के लिए ज़रूरी है अदर थिंग बीइंग इक्वल को समझना। क्या बोलता है ये कहता है कि प्राइस में चेंज होने से ये चेंज आएगा, लेकिन सिचुएशन ये होगी कि अदर थिंग, मतलब कि आपका जो है उस एरिया के जो रिलेटेड गुड है वहाँ पे, उससे रिलेटेड गुड, उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो पर्सन खरीदने वाला है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो आपका ये रूल फॉलो करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपका एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स को हाईलाइट किया था। अब ये समझना ज़रूरी है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड एक्सटेंड होगी, मतलब बढ़ेगी। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड एक्सटेंड हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब कम हो रही है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड वर्ड का ही यूज किया जाता है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज होता है। अगर अदर फैक्टर की वजह से आपकी चेंज होने से आपकी डिमांड में चेंज होता है तो वहां पे हम शिफ्ट का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, डिमांड क्या होती है पता चल गया कि एक पर्सन की नीड भी है और उसे वो चीज खरीदनी भी है, इज डिमांड। मतलब वो उसके लिए विलिंग टू पे भी है और उसको उसकी वांट्स भी है, वो उसकी वांट है एज वेल एज विलिंगनेस टू पे है, तो वो डिमांड बनती है। अब डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल ही बोलता है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर किसी वस्तु का
प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इट्स सिंपल। बट यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे वर्ड बढ़ने के लिए और कम होने के लिए एक्सटेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होता है। ओके। देन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अब इसे सेट्रिक पैरिबस भी बोला जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए सेट्रिक पैरिबस एज ए अजम्पशन यूज की जाती है इस लॉ की। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो हमारे इकोनॉमिस्ट ये बोल देते हैं कि मेरा ये लॉ फॉलो करेगा, लेकिन सिचुएशन ये होनी चाहिए कि सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है और कोई भी सर्कमस्टेंस आपके इन्वायरमेंट में कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है जो उस प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट। अब यहाँ पे हम इसकी पहले अजम्पशन देखते हैं और फिर हम आपका देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अजम्पशन इसकी है, फर्स्ट अजम्पशन है कांस्टेंट इनकम। अगर मैं सिंपली बात करूं आपसे तो आप जो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट है उससे ही इसके अजम्पशन निकाल के ला सकते हैं। जैसे कि इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, अगर पर्सन की इनकम में चेंज होगा तो उसकी डिमांड में ऑलरेडी चेंज होना है, फिर आपका प्राइस के इफेक्ट का कोई मैटर ही नहीं रहने का। फिर है नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज जो है और उसकी कंजम्पशन है वो सेम होनी चाहिए। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट। अब रिलेटेड गुड जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, पेप्सी का प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज तभी हो पाएगा अगर कोको कोला के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, वरना लोग क्या होंगे, पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया, कोको कोला पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वहां पे उसकी डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि पेप्सी ने प्राइस कम किया तो कोको कोला के कस्टमर इस पे आ जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कि पेप्सी ने प्राइस कम किया, कोको कोला ने भी अपना प्राइस कम कर दिया, तो यहाँ पे इनकी डिमांड में कोई फर्क ही नहीं होने का, क्योंकि दोनों सिमिलर डिमांड प्राइस पे दे रहे हैं। नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब होता क्या है कि किसी चीज का, जैसे कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अब मार्केट में एक बूमर उठ गया है कि इसके इन फ्यूचर प्राइस और बढ़ने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा साथ के साथ आपकी डिमांड भी बढ़ने लगेगी। तो हमारे इकोनॉमिक्स ने कहा कि मेरा लो तभी अप्लाई होगा अगर वहां पे जो फ्यूचर की प्राइस की एक्सपेक्टेशन है वो फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा है, आपके हाल के प्राइस के अकॉर्डिंग अपने उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। देन आता है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर ये नहीं है कि पहले से ये प्रोडक्ट अच्छा लगता था, कुछ और अच्छा लगने लगा, तो वहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके प्राइस में या फिर उसके टेस्ट प्रेफरेंस में, मतलब उसके टेस्ट, कोई भी कस्टमर है उसके टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। देन आता है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज। अब टैक्सेशन पॉलिसीज में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये आपका रूल फॉलो करेगा लॉ ऑफ डिमांड को। देन जो मेन है सबसे, अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर सभी फैक्टर कांस्टेंट होंगे, मतलब देयर इज नो चेंज इन एनी फैक्टर वो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल whole मार्केट। ओके, प्रोडक्ट की डिमांड हम एनालाइज कर सकते हैं इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट में, मींस सेटरी पेरिबस। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल है आपका, हमने इमेजिन करा कि बनाना का प्राइस 100 रुपीज पर दर्जन से राइज होके 20 रुपीज पर दर्जन हो गया है, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, आपकी डिमांड फॉल करेगी, 100 से 200 हो गया है। लेकिन किस सिचुएशन में, अगर इफ इनकम सब्सटीट्यूट्स एंड टेस्ट रिमेन अनचेंज, उनकी इनकम भी वही है, सब्सटीट्यूट का प्राइस भी सेम है और उस पर्सन का टेस्ट भी वही है कि उसे पहले भी बनाना अच्छे लगते थे अब भी, तो वहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं होने की, तो वहाँ पे डिमांड फॉल हो जाएगी कि भाई अब मैं 100 रुपीज़ पहले कर रहा था एक दर्जन में, अब 200 हो गया तो भाई मैं उसका हाफ ही लूँगा, इसका मतलब मैं 6 बनानास परचेज कर लूँगा उन 100 रुपीज़ में। अब मैं एक दर्जन नहीं ले पाने का, तो डिमांड कम हो गई ना, क्वांटिटी कम डिमांड हो रही है।
इफ इनकम डबल पीपल माइट स्टिल बाय द सेम। हाँ, अगर डबल इनकम हो जाएगी तो वो 200 भी स्पेंड कर देगा। और मोर बनाना डिस्पाइट हाई प्राइस। ब्रेकिंग द लॉ ऑफ डिमांड, ये सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देगी अगर इनकम चेंज हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनकम, सब्स्टिट्यूट प्राइस, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो मेरा लॉ अच्छे से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमने एक प्यारा सा लॉ समझा है, लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।